हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे शेड्यूल एंड सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ था यानी कि 26 नवंबर 1949 को, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे 395। और ये 395 आर्टिकल्स जो हैं वो 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, और इसके अलावा 8 शेड्यूल्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब आपको पता है इसके बाद से काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, 105 अमेंडमेंट्स जो है किए जा चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इनका नंबर अब इंक्रीज हो गया है, जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो इंक्रीज हो गया, वो हो चुके हैं 448। टोटल नंबर ऑफ पार्ट जो है वो इंक्रीज होकर हो चुके हैं 25, और शेड्यूल्स का नंबर अब इंक्रीज होकर हो चुका है 12। तो ये शेड्यूल्स है क्या? तो शेड्यूल लिस्ट ऑफ थिंग्स है जिसके अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 12 ऐसी लिस्ट हैं जिसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि इन्फॉर्मेशन इन 448 आर्टिकल्स में कवर नहीं है। इसके बाद हम कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्सेज का मतलब क्या है? देखो, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के लिए बैठी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठी, तो उनके सामने एक चैलेंज था कि हमें सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। अब उसके लिए इन्होंने क्या किया कि उस समय एग्जिस्टिंग जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसको समझा, और उन सभी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी अच्छे प्रोविजंस थे उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल कर लिया। तो जिन भी देशों से हमने वो अच्छे प्रोविजन शामिल किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, उन देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हम बोलते हैं सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यही हमें पढ़ना है कि किस देश से हमने कौन से प्रोविजंस जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अडॉप्ट किया, उसको बोरो किया है एक तरह से। तो देखो, ये जो दो टॉपिक्स हैं इनमें से डायरेक्टली आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। और ये क्वेश्चन जो है आपको कोई ऐसा एलेबोरेट करके कोई इसमें एनालिसिस की जरूरत नहीं है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। एक तो हमें समझना है कि शेड्यूल्स क्या है, 12 के 12 शेड्यूल्स हम समझेंगे, क्या उसके अंदर दिया हुआ है वो सारी चीज़ें समझेंगे, और सोर्सेज को भी हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन समझने से ज़्यादा इस टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्टली लर्न हो, 100% एक्यूरेसी के साथ आपको लर्न हो कि किस शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन है, इसी तरह से किस कंट्री से हमने सोर्सेज के रूप में क्या प्रोविजंस लिए हैं। तो इसको 100% एक्यूरेसी से याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स का यूज़ करेंगे, और उन ट्रिक्स को यूज़ करके हम इस तरह से डेवलप करेंगे ताकि जब भी हमारे एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हमारा माइंड जो है उसको एक्टिवली रिकॉल कर पाए, और वो जो एक्टिव रिकॉल है वो आपका 100% एक्यूरेसी के साथ हो, ताकि कम से कम इस टॉपिक से तो एक क्वेश्चन जो आपका आएगा वो 100% उसमें गलत होने के कोई भी चांसेस ना हो। तो हम पहले इसको समझेंगे इन दो टॉपिक्स को, और इन दो टॉपिक्स में किस तरह से हम ट्रिक्स को अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमारा एक्टिव रिकॉल इंक्रीज हो और पेपर में हम 100% एक्यूरेसी के साथ अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखो, ये हमारे 12 शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हर शेड्यूल के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, वो उसको मैंने बोल्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसको आपको ध्यान रखना है। तो हमारा जो फर्स्ट शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन किया हुआ है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरीज। यानी कि आपको पता है हमारे कंट्री के अंदर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरेटरीज हैं। तो ये जो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरेटरीज जो हैं, इनके जो नाम है वो वहाँ पे कहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, वो मेंशन किए हुए हैं फर्स्ट शेड्यूल में। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आपका कीवर्ड है टेरिटरीज। इसी तरह से जो सेकंड शेड्यूल है उसमें दिया हुआ है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द इमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। यानी कि जो सेकंड शेड्यूल्स है उसमें जो अलग अलग लोग होंगे उसको क्या एमोलमेंट्स मिलेंगे, क्या अलाउंसेस मिलेंगे, क्या प्रिविलेजेस मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। तो इस शेड्यूल के अंदर आपका जो कीवर्ड रहेगा वो इमोलिमेंट्स रहेगा। फिर जो थर्ड शेड्यूल है उसके अंदर दिया फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए जो ओथ्स दी हुई हैं वो इस थर्ड शेड्यूल में दी हुई है। तो आपको इस शेड्यूल के अंदर जो कीवर्ड आपका रहेगा वो रहेगा अफर्मेशन, या ओथ से भी आप इसको याद कर सकते हैं। फिर आपका फोर्थ शेड्यूल है जिसमें दिया हुआ है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरेटरीज। तो आपको पता होगा इस राज्यसभा के अंदर अलग अलग जो स्टेट्स होती है और यूनियन टेरेटरीज होती हैं उनसे मेंबर्स को चुना जाता है। तो किस स्टेट से या किस यूनियन टेरेटरी से कितने मेंबर्स को चूज किया जाएगा, उसकी जो लिस्ट है वो दी हुई है फोर्थ शेड्यूल के अंदर। जो आपका फिफ्थ शेड्यूल है वो है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। यानी कि जो शेड्यूल एरियाज होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, उनके रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोविजंस होंगे वो सारे प्रोविजंस आपके दिए हुए हैं फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। और सिक्स शेड्यूल, इसके अंदर आपको जो कीवर्ड रहेगा वो शेड्यूल्ड एरिया रहेगा। सिक्स शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है इन एरियाज का, असम का, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये जो चार स्टेट्स हैं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोविजंस दिए हुए हैं आपके सिक्स शेड्यूल के अंदर। तो इसमें आपको जो की वर्ड है वो अदर एरिया से याद करना है, यानी ये जो चार स्टेट्स हैं उनको हम अदर एरिया से याद करेंगे। सेवंथ शेड्यूल है आपका डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3।
अब आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर, क्योंकि हमारा देश जो है फेडरल टाइप का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो हमारे कंट्री में अपनाया जाता है, तो हमारे कंट्री के अंदर यूनियन गवर्नमेंट भी होती है, स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। तो 3 लिस्ट बनाई गई है हमारे देश में। एक है हमारी यूनियन लिस्ट, जिसको हम लिस्ट 1 बोलते हैं, जिसके अंदर वो सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं जिसपे सेंट्रल लॉ बना सकता है। फिर लिस्ट 2 है हमारी स्टेट लिस्ट, इसमें वो सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, ये वो सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसपे स्टेट लिस्ट बना सकता, स्टेट लॉ बना सकता है, या स्टेट लेजिस्लेचर जो है लॉ बना सकता है। और थर्ड लिस्ट है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंट्रल गवर्नमेंट या कहीं यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो हमारा जो 7th शेड्यूल होगा उसके अंदर आपको कीवर्ड याद रखना है फेडरल स्ट्रक्चर। फिर हमारा 8th शेड्यूल है आपका लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस। यानी कि हमारे संविधान के अंदर जो भी एक तरह से बोल सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं, वो सारी लैंग्वेजेस की लिस्ट जो है इस 8th शेड्यूल के अंदर दी गई है। तो इसके अंदर आपको कीवर्ड याद रखना है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 9th शेड्यूल है हमारा एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड ऑब्लिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद द मैटर। यानी कि जो भी जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड लॉ है या लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी लॉ है, वो सारे लॉ जो हैं इस शेड्यूल के अंदर रखे गए हैं। स्टार्टिंग में ओरिजिनली यहाँ पे 13 लॉज थे, लेकिन अभी प्रेजेंटली यहाँ पे 282 लॉज को रखा गया है। और इस शेड्यूल के अंदर जो भी लॉज होते हैं उनको कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा इस शेड्यूल के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो 10th शेड्यूल, तो ये जो आपका 9th शेड्यूल है इसके अंदर कीवर्ड आपको याद रखना है लैंड रिफॉर्म। फिर आपका 10th शेड्यूल है प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। यानी कि किसी भी मेंबर को अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन में इलेक्ट किया जाता है या स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में इलेक्ट किया जाता है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी से, और इलेक्ट होने के बाद वो मेंबर अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ देता है तो उसको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे डिफेक्शन। तो 10th शेड्यूल आपको याद रखना है, ये है आपका डिफेक्शन से रिलेटेड। 11th शेड्यूल है आपका स्पेसिफिक पावर्स एंड अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। यानी पंचायत के पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो भी पावर्स होंगी, यानी पंचायत से रिलेटेड जो भी डिटेल्स होंगी वो आपकी 11th शेड्यूल के अंदर दी गई है। और इसी तरह से 12th शेड्यूल जो है आपका म्यूनसिपैलिटीज़ का है, स्पेसिफाइज द पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। तो 12th शेड्यूल में आपका कीवर्ड हो जाएगा म्यूनसिपैलिटीज़। अब देखो ये 12 शेड्यूल्स हैं आपके, इसमें जो दिया हुआ है वो आपने देख लिया, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि किस शेड्यूल के अंदर क्या दिया हुआ है। तो इसके लिए आपकी ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको याद रखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 12 लेटर्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, 10th, 11, 12। तो ये 12 आपके लेटर है, और ये 12 लेटर्स के इनिशियल से आपको याद रखना है कि किस शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारा कीवर्ड था टेरिटरी, तो यहाँ पे आ गया टी। जो सेकंड शेड्यूल था वहाँ पे हमारा कीवर्ड था इमोल्यूमेंट, तो यहाँ पे आ गया ई। जो थर्ड शेड्यूल था वहाँ पे हमारा कीवर्ड था ओथ एंड अफर्मेशन, तो अफर्मेशन से आ गया यहाँ पे ए। जो फोर्थ शेड्यूल था वो था हमारा राज्यसभा के नंबर ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे आर से आ गया राज्यसभा। फिफ्थ शेड्यूल इसी तरह से हमारा आ गया शेड्यूल एरिया, जो कि एस से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से जो हमारा 6th शेड्यूल है वो है अदर शेड्यूल एरियाज, जो मैंने आपको बताया था 4 स्टेट्स के नाम, उसको हम डिनोट करेंगे अदर शेड्यूल एरिया के हिसाब से। 7th शेड्यूल है हमारा फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो यहाँ से आ गया हमारा एफ। जो 8th शेड्यूल है वो हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से है, तो यहाँ से आ गया हमारा ओ। 9th शेड्यूल हमारा लैंड रिफॉर्म से, तो यहाँ से एल आ गया। 10th शेड्यूल है हमारा डिफेक्शन से, तो यहाँ से डी आ गया। 11th शेड्यूल है हमारा पंचायत से, तो यहाँ से पी आ गया। और 12th शेड्यूल है हमारा म्यूनसिपैलिटी से, तो यहाँ पे हमारा एम आ गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेड्यूल से यहाँ पे फर्स्ट इनिशियल से ये जो ट्रिक है वो बना दी गई है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है, और इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको जो अपने नंबर ऑफ शेड्यूल है और किस शेड्यूल के अंदर क्या मेंशन किया हुआ है ये आपको 100% एक्यूरेसी के साथ रिकॉल करना है, ताकि जब भी आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करें तो आप 100% एक्यूरेसी वहाँ पे हासिल कर पाएँ। तो यहाँ पे आप इसको 3-4 बार टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आप पेपर पे लिखें और उसके सामने याद करने की कोशिश करें क्या लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप 12 के 12 शेड्यूल जो है उसको आसानी से याद कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन कौन से कंट्री से हमने क्या क्या सोर्सेज लिए हैं। तो देखो मैंने आपको बताया था पहले के लेक्चर्स में कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब इनेक्ट हुआ तो उस समय हमारा एक तरह से इंडिपेंडेंस एक्ट जो है उससे पहले बना था, जिसको हम बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। लेकिन उससे पहले जो हमारा जिस लॉ के हिसाब से हमारा कंट्री रन होता था, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि आप मान सकते हैं
कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे कंट्री के अंदर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था, जो भी सिस्टम्स चलते थे, वो सारे सिस्टम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग ही चलते थे। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस थे जो हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए थे, क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर जो फंडामेंटल्स होते हैं उसको इतनी जल्दी चेंज करना पॉसिबल हो नहीं पाता, और इतनी जल्दी अगर चेंज करेंगे तो उसमें काफ़ी इशूज आते हैं। तो हमने क्या किया, जो पहले से जो अच्छे चीज़ें चलती आ रही थी उसको हमने डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अडॉप्ट कर लिया, या कहें बोरो कर लिया। इसमें क्या क्या चीज़ें थी, पहले तो फेडरल स्कीम था कि हमारे यहाँ स्टेट भी होंगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, वो हमने बोरो किया। ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने बोरो किया। जुडिशरी सिस्टम, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारे जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो हमने बोरो किए डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट है हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इतनी सारी चीज़ें जो हैं बोरो की हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, बाई कैमरल पार्लियामेंट, लोअर हाउस मोर पावरफुल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस, स्पीकर इन लोकसभा, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, लेजिस्लेचर प्रोसीजर, पोस्ट ऑफ पीएम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, प्रोग्रेटिव रिट्स और सीएजी। ये अभी भी तो बहुत सारे फीचर्स हो गए। अब इनको हम याद कैसे रखेंगे, तो देखो इसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, उसको हम यूज़ करेंगे ताकि हम जो एक्टिव रिकॉल है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें और अपनी एक्यूरेसी के साथ आप अपने आंसर को वहाँ पे एग्ज़ाम के अंदर मार्क कर सकें। देखो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी फीचर्स होंगे वो आपको मानना है कि वो आपने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। तो कौन कौन से फीचर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट से रिलेटेड फीचर है कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है वो होगी, यानी कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होगी। इंडिया के अंदर जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म की होगी, पार्लियामेंट होगा, उसी से सारे लॉज जो है बनाए जाएंगे और वो सुप्रीम होंगे। सुप्रीम का मतलब ऐसा, जो सुप्रीम तो हम नहीं कह सकते कि ब्रिटेन की तरह ही सुप्रीम है, लेकिन जो पार्लियामेंट है वो पूरे कंट्री के लिए लॉ बना सकता है। इसके बाद हमने लिया है कैबिनेट सिस्टम। तो कैबिनेट सिस्टम जो है वो भी एक पार्लियामेंट का फीचर है, तो ये भी आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट से यहाँ पे डिनोट हो रहा है। फिर है बाई कैमरलिज्म पार्लियामेंट, यानी कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस। फिर उसके अंदर जो लोअर हाउस है मोर पावरफुल होगा, ये भी हमने लिया है ब्रिटेन से। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस के प्रति जिम्मेदारी होगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। इसके अलावा स्पीकर इन लोकसभा, ये भी आपका देख सकते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड है। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी कि जो पार्लियामेंट के जो प्रिविलेजेस हैं उसके बारे में जो भी फीचर्स हैं वो हमने लिए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके अलावा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, यानी कि किस तरह से कानून बनाए जाएंगे, वो सारा जो प्रोसीजर है वो भी हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी प्रोसीजर में, जितने भी प्रोविजंस मैंने बताए, ये सारे प्रोविजन जो हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड है। तो आप अप्रोक्सीमेटली मान के चले कि पार्लियामेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफ पीएम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, प्रीग्रेटिव रिट्स और सीएजी। अब देखो, इनको याद करने के लिए एक और ट्रिक यहाँ पे है, वो है पार्ले बिस्कुट। अब इसको किस तरह से याद करना है, ये जो पार्ले में पी ए है आपका, ये है आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। इसके अलावा जो ये आर है आपका, ये है आपका रूल ऑफ लॉ। एल ई का मतलब यहाँ पे लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स। बी आई का मतलब यहाँ पे बाई कैमरलिज्म। और एस का मतलब है सिंगल सिटीजनशिप। तो इससे आप याद रख सकते हैं ये जो सारे फीचर्स हैं वो हमने लिए हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये जो दो ट्रिक्स आप अगर डायरेक्टली याद कर सकते तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप डायरेक्टली याद नहीं कर सकते या मान लीजिए आपको एग्जाम में याद नहीं आ रहा, तो आपको ये दो फीचर्स याद रखने हैं। एक तो स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट से रिलेटेड जो फीचर्स होंगे वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं। इसके अलावा पार्ले बिस्कुट, पी ए से आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, आर से आपका रूल ऑफ लॉ, एल ई से आपका लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, बी आई से आपका बाई कैमरलिज्म और एस से आपका सिंगल सिटीजनशिप। तो इस तरह से आपको इसको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, यूएस से भी हमने काफ़ी सारे फीचर्स को बोरो किया है, काफ़ी सारे प्रोविजंस को बोरो किया है। तो इसको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है कि जो आपको पता है कि जो यूएस है उसके ऊपर जो पहले एक तरह से कह सकते हैं ब्रिटेन का ही राज था। तो ब्रिटेन के अंदर जो भी प्रोविजंस थे इन्होंने उसके उल्टा लिया है, यानी कि ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, तो इन्होंने पार्लियामेंट को ज़्यादा पावर नहीं दी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर दी। इसी तरह से वहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो इन्होंने प्रेसिडेंशियल सिस्टम ले लिया। तो ब्रिटेन से ऑपोजिट जो भी सिस्टम्स है, या क्या ब्रिटेन से जो डायरेक्टली उल्टे जो सिस्टम्स है, वो सारे सिस्टम जो यूएस ने अडॉप्ट कर लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे यूएस का जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो कोर्ट से रिलेटेड या क्या सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड या क्या जुडिशरी से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस होंगे वो आपको मान के चलना है, वो सब हमने जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है उससे अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे देखें, एक तो आपको पता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे पहले
रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन यूएस का ही था, तो हमने जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने यूएस से बोरो किया है। इसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, तो ये हमने यूएस से बोरो किया है। इसके बाद जुडिशियल रिव्यू, कोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी हमने यूएस से बोरो किया है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये भी कोर्ट से रिलेटेड है, तो ये भी हमने यूएस से बोरो किया है। इसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये मेनली जो 4 प्रोविजंस है या क्या 3 प्रोविजंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू और रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। तो ये तीनों प्रोविजन आपको याद रखने हैं कि हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। इसके बाद अलग अलग और भी है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने सुप्रीम यूएस से बोरो किया है। फंडामेंटल राइट्स यूएस से बोरो किए हैं। प्रेम्बल्स मैंने आपको बताया था, प्रेम्बल जो है सबसे पहले यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो हमने ये यूएस से बोरो किया है। इसकी तरह आप होता है फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबसे पहले यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए थे, तो फंडामेंटल राइट्स भी हमने यूएस से बोरो किए हैं। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होंगे राज्यसभा के। अब यूएस में राज्यसभा नहीं होती, वहाँ पे सीनेट होती है, तो जिस तरह से यूएस के अंदर सीनेट के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली वाइस प्रेसिडेंट, जो सीनेट के चेयरमैन होते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। उसी तरह से इंडिया के जो राज्यसभा में एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये जो प्रोविजन है ये भी हमने यूएस से लिया है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट नोन एज द प्रेसिडेंट, यानी कि जो स्टेट होगा उसका एग्जीक्यूटिव हेड जो है उसको प्रेसिडेंट बोला जाएगा। एंड हिज बीइंग द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, यानी जो आर्म फोर्सेस होंगी उसके सुप्रीम कमांडर जो होंगे वो हमारे प्रेसिडेंट होंगे। अब देखो ये जो कोर्ट वाले फीचर्स हैं वो तो आप इस वाले पावरफुल सुप्रीम कोर्ट से आप याद कर सकते हो। इसके अलावा एक ट्रिक इसको याद करने की और है, प्रेसिडेंट नीड फंड्स फॉर रिमूवल ऑफ प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट एंड जजेस। तो इससे आपको कैसे याद रखना है, प्रेसिडेंट से आप याद रखोगे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पोस्ट है वो हमने वहाँ से यूएस से बोरो किया है। फिर इसके बाद फंड से आप याद रखोगे जो फंडामेंटल राइट्स है वो हमने वहाँ से बोरो किया है। रिमूवल से आप याद रखोगे रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। इसके अलावा इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इसको भी आप रिमूवल ही बोल सकते हो, हालांकि ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेसिडेंट है उसके रिमूवल को बोला जाता है इम्पीचमेंट, बाकी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं उनको नॉर्मल रिमूवल बोला जाता है। तो रिमूवल से आप ये दोनों याद रख सकते हो। इसके अलावा प्रेजेंट से आप जो यहाँ पे प्री है उससे याद रख सकते हो आप प्रेम्बल को। वाइस प्रेसिडेंट से आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस से आप याद रख सकते हो, और जजेस से आप याद रख सकते हो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू, जो कि आप इस पावरफुल सुप्रीम कोर्ट वाले कॉन्सेप्ट से भी याद रख सकते हो। तो इस तरह से आपको ट्रिक्स का यूज, अब देखो जिसको डायरेक्टली याद हो जा रहा है वो डायरेक्टली याद कर लो, जिसको याद नहीं हो पा रहा तो आप इन ट्रिक्स का यूज़ करो, और इन ट्रिक्स का यूज़ करके आपको नोट्स कैसे बनाने वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो इन ट्रिक्स का यूज़ करके आप अपना एक्टिव रिकॉल जो इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो एग्जाम के टाइम पे। फोर्थ है हमारा आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मेनली ये जो 3 प्रोविजंस है वो बोरो किए हैं। पहला नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, भी यानी कि राज्यसभा में आपको पता होगा कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो तो स्टेट से आपके इलेक्ट होकर आते हैं, और कुछ जो आपके मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रोविजन है वो हमने बोरो किया आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उसका मेथड क्या होगा वो हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इसके अलावा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी हमने आयरलैंड से बोरो किया है। अब देखो जो ये डीपीएसपी है ये आयरलैंड में बोरो किया है स्पेन से, और हमने बोरो किया है आयरलैंड से। तो अगर मान लो पेपर में टफ क्वेश्चन आ जाता है कि जो आयरलैंड है उसने डीपीएसपी कहाँ से बोरो किया, तो आयरलैंड ने बोरो किया है स्पेन से और हमने बोरो किया है आयरलैंड से। तो ये आपको याद रखना है। अब इन 3 प्रोविजंस को आप याद कैसे रखेंगे, तो आयरलैंड की आप स्पेलिंग देखें तो ये है IRELAND। अब इसमें आप आर देखेंगे तो इससे आप याद रख सकते हैं राज्यसभा, यानी कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। EL से यानी कि इलेक्शन आप याद रख सकते हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और डी से याद रख सकते हैं आप डीपीएसपी। तो ये आयरलैंड से आप इसको इस तरह से ट्रिक बना के इसको याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक और ट्रिक है, इसके जरिए भी आप इसको याद रख सकते हैं, ये है एल्स DP इज नंबर 1। अब इससे कैसे आप याद रखेंगे, एल्स से हो गया आपका इलेक्शन यानी कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, DP से हो गया आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी DPSP, और नंबर 1 से हो गया आपका नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा। ठीक है, तो NO से आप नॉमिनेशन याद रख सकते हो। तो ये 2 ट्रिक्स हैं, इन 2 ट्रिक्स में से जो भी आपको याद रह जाए उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो है एग्जाम में जो आपको याद आएगा उसमें उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे आंसर को मार्क कर सकते हैं। ये 3 मेन फीचर जो है वो हमने आयरलैंड से बोरो किए हैं। नेक्स्ट है हमारा कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो आपको पता होगा कनाडा जो है वो भी एक तरह से फेडरेशन है। एक तरह से फेडरेशन बोले या फिर बोले जो फेडरल टाइप के गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पे भी होती है, स्टेट में भी गवर्नमेंट्स होती है और सेंटर में भी गवर्नमेंट होती है, इंडिया में भी इसी तरह से। लेकिन सिमिलरिटी एक चीज़ और है,
जो कनाडा है वहाँ पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या कहीं जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा पावर होती है, और इसी तरह से जो इंडिया है वहाँ पे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या यूनियन गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा ज़्यादा पावर होती है। तो जो भी फीचर्स आप देखेंगे जिसमें आपको पता लगेगा कि जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग सेंटर से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो हमने कनाडा से बोरो किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंटर यहाँ पे कीवर्ड है, स्ट्रॉन्ग सेंटर जहाँ पे भी आएगा तो वो आपको याद रखना है कि वो सारे फीचर्स जो हैं वो सारे प्रोविजंस जो हैं वो हमने कनाडा से बोरो किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसमें स्ट्रॉन्ग सेंटर यहाँ पे आ रहा है तो ये हमने कनाडा से बोरो किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, अब आपको पता होगा जब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट के बीच में हो तो वहाँ पे सेंटर को ज़्यादा पावर दी गई है, तो वो सेंटर जो है यहाँ पे कीवर्ड है तो ये भी हमने कनाडा से बोरो किया है। वेस्टिंग ऑफ रेजिडेंसी पावर इन द सेंटर, यानी कि आपको पता होगा 3 लिस्ट हैं। लिस्ट 1 है हमारी यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 है हमारी स्टेट लिस्ट, फिर लिस्ट 3 हमारी कंकरेंट लिस्ट। अब कोई ऐसा सब्जेक्ट होता है जो इन तीनों लिस्ट में नहीं है तो वो आता है हमारा रेजिडेंसी पावर में, और जो रेजिडेंसी पावर है उसके ऊपर जो लॉ बनाने का हक है वो है सेंटर को। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं जो सेंटर है उसको ज़्यादा पावरफुल बनाया गया है। तो इस सेंटर की वर्ड से आपको याद रखना है कि जो रेजिडेंसी पावर है अगर वो सेंटर में वेस्टेड होगी तो वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, यानी कि जो स्टेट गवर्नर्स होंगे उसको सेंटर द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो ये भी आप देख सकते हैं एक तरह से सेंटर को पावरफुल बनाता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नर जो है वो सेंटर के कंट्रोल में होता है। तो ये भी एक तरह से सेंटर को पावरफुल बनाने के लिए जो प्रोविजन है वो भी हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फिर हमारा एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और ये जो एक अलग से फीचर आपको याद रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो यूएस में भी यूएस से हमने काफ़ी सारे सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड प्रोविजन लिए हैं, लेकिन ये जो प्रोविजन है एडवाइजरी जुरिडिक्शन का ये हमने सुप्रीम कोर्ट से बोरो किया है। तो ये आपको सेंटर से याद रखना है। इसके अलावा एक ये ट्रिक है, इस ट्रिक से भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है कैन आई नो फेड्स एड्रेस। इसका मतलब क्या है, कैन से आप याद रखेंगे कनाडा, फेड से आप याद रखेंगे फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि फेडरेशन वाले फीचर्स जो हैं जो कि डायरेक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर की तरफ, वो सारे फीचर्स हमने कनाडा से लिए हैं। एड से आपको याद रखना है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और रेस्ट से आपको याद रखना है रेजिडेंसी पावर वेस्टेड इन सेंटर। तो इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं कैन आई नो फेड्स एड्रेस, और इसके बाद जो ये जो मेन आपको कॉन्सेप्ट है कि सेंटर मोर पावरफुल होगा वो प्रोविजन हमने कनाडा से लिए हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ये 4 फीचर्स जो हैं वो बोरो किए हैं। पहला हमारा फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, सेकंड हमारा कंकरेंट लिस्ट जिसको हम बोल सकते हैं थर्ड लिस्ट। फिर हमारा लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल। अब देखो प्रेम्बल जो हमने यूएसए से बोरो किया है, लेकिन लैंग्वेज ऑफ द प्रेम्बल यानी कि प्रेम्बल की लैंग्वेज क्या होगी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है, लेकिन ये ज़्यादा आता नहीं तो इसको आप छोड़ो, चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। फिर हमारा जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट के 2 हाउसेज है उसका जो जॉइंट सिटिंग का फीचर है या प्रोविजन है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है। अब इसको याद रखने के लिए ट्रिक क्या है, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की स्पेलिंग, इसमें आप TRA देखेंगे तो TR से आप याद रख सकते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स, और इसी से आप याद रख सकते हैं थर्ड लिस्ट, ये इसको आप इस तरह से लिखेंगे। तो थर्ड लिस्ट और ट्रेड एंड कॉमर्स ये हमने लिया ऑस्ट्रेलिया से, ये आप स्पेलिंग लिखेंगे तो TRA इसमें आ रहा है, तो इससे आप याद रख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है ट्रेड एंड कॉमर्स और थर्ड लिस्ट यानी कि कंकरेंट लिस्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे L आ रहा है तो L से आप याद रखते हैं लैंग्वेज ऑफ द पार्लियामेंट, और इसके अलावा एक फीचर आपको और याद रखना है जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है हमारा जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन या कहें वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। अब आपको याद रखना कि जो जर्मनी का एक तरह से कह सकते हैं वहाँ पे जो हिटलर था, हिटलर का मेन फीचर वहाँ पे ये था कि जो उसने इमरजेंसी लगा दी थी जर्मनी के अंदर, और इमरजेंसी के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स थे उसको उसने सस्पेंड कर दिया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एक प्रोविज़न है कि इमरजेंसी के दौरान हम जो अपने फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स के उसको सस्पेंड कर सकते हैं। तो ये जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये वाला जो फीचर है ये हमने जर्मनी से लिया, तो इसको आप इस तरह से हिटलर से इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि USSR, यानी कि जो हमारा आज के टाइम में प्रेसिडेंट है रसिया उसको हम पहले उसका नाम था USSR। तो रसिया से हमने 3 चीज़ें बोरो की हैं, एक हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़, फिर हमारा 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान अब इतना न्यूज़ में होता नहीं क्योंकि अब 5 ईयर प्लान बनाए नहीं जाते, तो इसको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन 5 ईयर प्लान जो हैं वो भी हमने रसिया से बोरो किए थे। फिर एज आइडियल ऑफ जस्टिस, जिसमें हम हमारे प्रेम्बल में दिया हुआ है सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रेम्बल, ये भी हमने रसिया से बोरो किया है। तो अब इसको याद कैसे रख सकते हो, तो यहाँ पे आप देखो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब क्या है, ड्यूटीज़ जो होती है वो दोस्ती में होती है। तो आपको पता होगा फ्रेंडशिप विद रसिया हमारी काफ़ी फेमस है,
रसिया के साथ दोस्ती, तो आपको याद रखना है जहाँ पे दोस्ती होगी वहीं पे आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ होंगी, तो इस दोस्ती से आप ड्यूटीज़ याद रख सकते हो। और यहाँ पे फ्रेंडशिप में जो एफ है उससे आप याद रख सकते हो 5 ईयर प्लान, ठीक है। और जहाँ पे आपकी दोस्ती होती है वहीं पे आप जस्टिस का सिस्टम दिया जाता है, तो यहाँ पे आप याद रख सकते हो सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द प्रेम्बल। ये जो 3 वर्ड्स है, 3 आइडियल्स हैं, ये भी हमने रसिया से बोरो किए हैं। तो ये 3 फीचर्स जो हैं, 3 प्रोविजन जो है वो आपको याद रखना है, ये हमने बोरो किए हैं रसिया से। फिर हमारा आता है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे देखेंगे फ्रांस की स्पेलिंग में पहला आपका आता है FRA। FRA से आपको याद रखना है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है, हमारे प्रेम्बल में दिया हुआ द आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल। तो ये जो 3 वर्ड है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो 3 आइडियल्स हैं, ये हमने लिया फ्रांस से। और इसको आपको याद कैसे रखना है, फ्रेटर्निटी से आपको याद रखना है। तो फ्रेटर्निटी जैसे ही आपको याद आएगा ये तीनों वर्ड ही आपको आराम से याद आ जाएंगे। इसके अलावा जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक है ये भी हमने फ्रांस से ही लिया है। फिर नेक्स्ट हमारा साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 2 चीज़ें बोरो की है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से अमेंडमेंट करना है, और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो आपको पता होगा इंडिया में आने के पहले जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका में थे, और वहाँ पे उन्होंने कुछ सत्याग्रह किए थे, या कह सकते हो वहाँ पे उन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, उसके बाद जाके इंडिया में उन्होंने अमेंडमेंट किए। तो उससे गांधी जी के अमेंडमेंट से आप याद रख सकते हो, आंदोलन से आप याद रख सकते हो, जो प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमने लिया साउथ अफ्रीका से। तो गांधी जी से रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो। इस तरह से इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा ये भी हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। इसके अलावा जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, तो यहाँ से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। अब आपको याद रखना है कि जो जापान की स्पेलिंग है वो क्या है, वो है JAPAN। अब यहाँ से बीच में से पी हटा दोगे तो ये आ जाएगा जान, यानी कि लाइफ। अब ये जान वो वाला जान नहीं है, जान यहाँ पे है लाइफ वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइफ है वो हमारा किस में दिया हुआ है, लाइफ के बारे में प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 21। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 आप पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जाएगा, और अगर डिप्राइव करना है तो उसको हम करेंगे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से। यानी कि अगर कोई लॉ है जो कि इस्टेब्लिश है उसी के अकॉर्डिंग हम किसी की लाइफ ले सकते हैं, इसके अलावा हम किसी की लाइफ नहीं ले सकते। तो ये जो आर्टिकल 21 के अंदर हमने दिया हुआ है प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने बोरो किया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। और इससे आपको ये एक आर्टिकल भी याद हो जाएगा कि आर्टिकल 21 में दिया हुआ है लिबर्टी ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, या अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने दिया हुआ है आर्टिकल 21 में। तो इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी आपकी, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये भी आपको याद हो जाएगा, और आर्टिकल 21 में लाइफ के रिलेटेड है तो ये भी आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो प्रोविजंस है जहाँ जहाँ से हमने बोरो किए हैं वो आप याद कर सकते हो। तो ये सारे प्रोविजंस आपके हो गए, इस तरह से आपको याद रखना है। अब देखो इसमें आपको नोट्स कैसे बनाने हैं। तो नोट्स बनाने के लिए आपको कॉर्नल मेथड का यूज़ करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ऊपर आपको इतना पार्ट रखना है, इसमें आपको टॉपिक का नाम लिखना है, और नीचे आपको इतना समरी के लिए छोड़ देना है, या फिर जो एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप बाद में ऐड करेंगे उसके लिए आपको यहाँ पे रख देना है। तो यहाँ पे आप लाइन खींचेंगे, यहाँ पे आपको सब टॉपिक्स लिखने हैं। अब जैसे सब टॉपिक्स में आपको शेड्यूल याद करने के लिए आपने जो 12 शेड्यूल्स हैं वो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद रखना है आपको। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना, बस टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आपको लिख देना है यहाँ पे। इसी तरह से आप सोर्सेज में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ कंट्री का नाम लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या बोरो किया है, यूके से क्या बोरो किया है, यूएस से क्या बोरो किया है, और यहाँ पे जो भी आपने बोरो किया, अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो उस ट्रिक का नाम यहाँ पे लिख दो। अगर आपको डायरेक्टली याद रखना है तो जो भी फीचर्स जो है, जो भी प्रोविजंस वहाँ से बोरो किए हैं उसको एक एक वर्ड में यहाँ पे लिख दो। अब इसको जब रिवाइज करोगे आप, तो रिवाइज किस तरह से करना है आपको, इसको पेपर को आपको यहाँ से फोल्ड, अगर आप पेपर में बना रहे हैं A4 साइज शीट पे तो आप पेपर को आप फोल्ड कर लें, अगर आप नोटबुक में बना रहे हो तो उसका अंदर आप इस तरह से अरेंज कर लें कि आपको सिर्फ यहाँ पे जो सब टॉपिक है उसको पढ़ना है, और उसके अंदर जो सब टॉपिक के अंदर जो भी आपने चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई हैं उसको आपको एक्टिवली अपने माइंड में रिकॉल करना है। मान लीजिए यहाँ पे 12 शेड्यूल्स थे, अब 12 में से मान लीजिए आपको 8 शेड्यूल याद आ गए, 4 शेड्यूल आपको याद नहीं आए, तो आपको क्या करना है, इन 4 शेड्यूल्स को यहाँ पे हाईलाइट कर लेना है। अब आप देखेंगे जब आप अगली बार रीड करेंगे तो इन 4 शेड्यूल्स को आपको 2-3 बार एक्स्ट्रा रीड करना है, और आप देखेंगे जब अगली बार आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये 4 शेड्यूल जो पहले आपको नहीं याद हुए थे वो अब सबसे पहले आपको याद हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्या है, एक तरह से टेस्ट होता रहेगा क्या आपको याद था, क्या आपको याद नहीं है, और जो आपको चीज़ें नहीं याद है वो अब हाईलाइट करने से आपको पहले याद आएंगे। तो जो आपकी एक तरह से कह सकते हैं किसी भी कंटेंट के साथ सिर्फ आप फेमिलियर नहीं होंगे, उसमें आप फ्लुएंट हो जाएंगे।
ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो 100% एक्यूरेसी के साथ अब आपके माइंड में एक्टिव रिकॉल होने लगेगी। इसी तरह से फीचर्स के अंदर मान लीजिए यूके से आपने जो भी फीचर्स है 10 फीचर है मान लीजिए, उन 10 को यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लिया, या ट्रिक से याद कर रहे हो तो ट्रिक यहाँ पे नोट डाउन कर ली, और माइंड में आपको एक्टिवली रिकॉल करना है। तो आप देखेंगे 10 में से मान लीजिए 5 फीचर्स आपको याद आए, 5 फीचर या 4 फीचर आपको याद नहीं आया, तो इसको जो 4 फीचर थे इसको आप हाईलाइट कर लेंगे, और देखेंगे जब अगली बार आप रिकॉल कर रहे होंगे तो ये 4 फीचर से जो पहले आपको याद नहीं थे वो आपको सबसे पहले याद होंगे। तो इससे तरह से क्या होता है कि जो चीज़ हमें याद नहीं है वो हमें पता लग जाती है और उसको हम तुरंत रिकॉल कर पाते हैं। तो एक तरह से मान लो कि पूरा जो आपके 100% एक्यूरेसी है वो आपकी अचीव हो जाती है। तो इस तरह से आपको नोट्स बनाने एक सिंगल पेज में, और इसको आपको लर्न करना है इस तरह से। और कोई आपकी क्वेरी तो आप बता सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।